अब आ जाते हैं डिस्टरबेंस ऑफ इफेक्ट। अब इफेक्ट से मुराद हमारे जो इमोशंस होते हैं, हमारे जो जज्बात होते हैं, इसमें जब खराबी आ जाती है तो फिर क्या होता है। तो इसके भी कुछ साइन सिम्टम होते हैं, जिसमें पहले नंबर पर हमारे साथ इनअप्रोप्रिएट। इनअप्रोप्रिएट किसे कहते हैं? डिसहार्मोनी बिटवीन द स्टिमुलाई एंड द इमोशनल रिएक्शन। मिसाल के तौर पर आप लोगों की जो जीपीए है, ठीक है, वो 3.5 से सबके ऊपर आई है, ठीक है। तो आप खुश होने के बजाय जो है रोने लग जाते हैं, ठीक है, कि हमारी जीपीए जो है 3.5 से ऊपर आ गई। तो इस तरह की जो सिचुएशन होती है, जिसमें सिचुएशन खुशी का होता है और आप उसमें रोना चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरह की जो सिचुएशन होती है, इसको हम इनअप्रोप्रिएट कहते हैं। मतलब माहौल के मुनासबत से वो सही नहीं होता वो रिस्पॉन्स देना, ठीक है, वो रिएक्शन देना। तो इसको हम इनअप्रोप्रिएट कहते हैं। या मिसाल के तौर पर एक स्टूडेंट है, ठीक है, जैसे मैं हो गया हूँ, मिसाल के तौर पर मेरी जो जीपीए है, ठीक है, वो 2.5 आई है, और मैं उस पर जो है चीखे चिल्ला रहा हूँ, ठीक है, और नाच रहा हूँ कि अल्लाह के फजल से मेरे सारे पेपर जो है वो पास हो गए। तो ये अब सिचुएशन को अगर हम देखें तो मेरे लिए अफसोस का मकाम है, लेकिन मेरी नालायकी का हद है कि मैं उस पर क्या कर रहा हूँ, उस पर खुशी मना रहा हूँ, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम इनअप्रोप्रिएट कहेंगे, ठीक है। सर फिर अब बता ही दें आपका जीपीए कितना आया था। मेरा जो सी जी पी ए है वो 3.5 है। 3.5। ग्रेट सर, ये तो बहुत अच्छा है। हाँ जी, बस अल्लाह का फजल और करम है। तो इंशाल्लाह आप लोगों का जो जीपीए है वो इससे भी अच्छा आएगा। लेकिन अगर आप लोग है थोड़ी मेहनत मेरे साथ करें, और मैं जैसे आपको कह रहा हूँ उसी तरह से आप फॉलो करें, तो इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। 3 से तो ऊपर आएगा ही आएगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि 3.5 से भी ऊपर आ जाए, मतलब आप लोग टॉप कर जाए। जब दूसरे लोग टॉप कर सकते हैं तो आप दूसरे लोगों से कम तो नहीं है कि आप नहीं करेंगे। इंशाल्लाह आप भी कर लेंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं ब्लंटेड इफेक्ट की तरफ। जी जी। सॉरी। सर मुझे बस ये बताएं कि ये जो अभी हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं, ये इलनेस है, ये एक या फिर ये कॉमन एटीट्यूड है, कॉमन वो हमारे मेंटल चीज है, स्टेटस है। नहीं नहीं, ये एबनॉर्मल कंडीशन में इस तरह की एबनॉर्मल कंडीशन में इस तरह के सिचुएशंस आपको देखने पड़ेंगे, ठीक है। ये एबनॉर्मल सिचुएशंस को हम डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले सर जो मेंटल इलनेस। हाँ जी बिल्कुल, मेंटल इलनेस को अब हम डिस्कस कर रहे हैं। मेंटल इलनेस से मुराद जहनी बीमारी है। जहनी बीमारी की वजह से हमारी जो परसेप्शन है उस पर जो असरात पड़ते हैं, उसमें जिस तरह की कंडीशन आते हैं उसको हमने डिस्कस कर लिया। अब हमारे जो इमोशंस होते हैं, हमारे जो जज्बाती हालात होते हैं, उस पर जहनी बीमारी की वजह से जो असरात पड़ते हैं, तो उसके जो साइन सिम्टम्स है उसको अब हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन सर ये तो है कॉमन बिहेवियर होता है ना कि हम खुशी में इंसान रोने भी लगता है। हाँ हाँ। ये बात तो कॉमन है। ये भी मतलब नॉर्मली तो बाज़ औक़ात मतलब वो खुशी उनसे जो है हज़म नहीं हो रही होती, तो बहुत खुशी से जो है वो रोने लग जाते हैं। अक्सर औक़ात लड़कियां जो है इस तरह से करती है कि इतनी खुशी उनको पहले कभी नहीं मिली हुई होती, तो खुशी से जो है वो आंसू बहा लेते हैं। अपने वो जज्बात का जो इजहार है वो आंसुओं के साथ जो है वो कर लेते हैं। तो ये नॉर्मल बिहेवियर है। लेकिन अगर हर एक बात पर वो इस तरह से रिस्पॉन्स देता है कि आप उनको कहें कि कैसे है, और वो आपको एक आगे से एक थप्पड़ लगा दे, या वो अचानक से एक बात पर जो है गुस्सा हो जाए, ठीक है, उनके जो इमोशन है वो गुस्से वाले हो जाए, तो इसको हम इनअप्रोप्रिएट कहेंगे। इस तरह की जो सिचुएशन होती है तो फिर ये हमारे साथ एबनॉर्मल होती है, ठीक है। लेकिन नॉर्मली तो जाहिर बात है, कुछ लोग होते हैं कि वो बाज़ लोग तो ऐसे भी होते हैं कि वो खुशी को बर्दाश्त ना करते हुए वो ज़हनी तवाज़ुन खो बैठते हैं, मतलब पागल बन जाते हैं, ठीक है, नॉर्मल से पागल बन जाते हैं। और फिर लोग अफ़सोस करते हैं कि काश ये खुशी की खबर हम इनको ना सुनाते, तो आज ये बंदा जो है पागल ना बनता। तो इस तरह भी लोगों सर में खुशी से कौन सॉरी सर मैंने फिर आपकी बात काट दी, लेकिन खुशी से कौन पागल होता है? मैंने तो पहले कभी नहीं सुना। तो खुशी से कौन रोता है? जो खुशी में अक्सर औकात लड़कियां जो है आंसू बहाना शुरू कर देते हैं,
ये भी तो नहीं होना चाहिए ना। लेकिन बाज़ औक़ात वो बात ऐसी होती है जो हमारी एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा होती है। मिसाल के तौर पर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे साथ अच्छा होगा, लेकिन वो हमारी एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो फिर हम खुशी का इज़हार करने के लिए या तो आंसू बहा लेते हैं या डांस वगैरह कर लेते हैं कि देखिए मैंने तो ये सोचा था या ये इस तरह से हो गया, ठीक है। तो अपनी जो इमोशन है, अपने जो जज्बाती कंडीशन होते हैं, हालात होते हैं, उसको तो एक्सप्रेस करना पड़ता है ना। तो कुछ लोग उसको आंसू के ज़रिए एक्सप्रेस कर लेते हैं, कुछ लोग जो है चीखे चिल्लाना शुरू कर लेते हैं, कुछ लोग जो है मतलब उछलना कूदना शुरू कर लेते हैं, ठीक है। तो मुख्तलिफ स्टाइल होते हैं लोगों के अपने जज्बात को ज़ाहिर करने के, उसके उसका इजहार करने के। तो हर एक बंदे का अपना ही एक स्टाइल होता है, ठीक है, जिसके ज़रिए वो क्या करते हैं, अपने इमोशन को क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। सही है। जी सर जी। इंशाल्लाह इस बार जब आपके रिज़ल्ट आएंगे तो फिर मैं आप स्टूडेंट्स के जो इमोशन है वो जानने की कोशिश करूँगा कि कौन जो है वो खुशी से रो रहे हैं और कौन जो है वो गम से रो रहे हैं, ठीक है। ओके। खुशी के पास हो जाएंगे। नहीं नहीं, इंशाल्लाह बस मेरा तो पूरी ये उम्मीद है आप स्टूडेंट से कि इंशाल्लाह आप लोग जो है खुशी से रोएंगे, इंशाल्लाह खुशी से रोएंगे, गम से नहीं रोएंगे। अब आ जाते हैं ब्लंटेड इफेक्ट की तरफ। ब्लंटेड इफेक्ट किसे कहते हैं? ब्लंटेड इफेक्ट से मुराद यह है सीवियर रिडक्शन इन इमोशनल रिएक्शन। मिसाल के तौर पर एक स्टूडेंट की जो है उसका जो है उसके लिए रिश्ता आया हुआ है, ठीक है, और वो खुशी का जो इजहार है वो नहीं कर पा रही, ठीक है। मतलब जो खुशी का इजहार होना चाहिए तो वो जो अलामात है वो उनके चेहरे पर बिल्कुल नज़र नहीं आ रहे, उसके जो आसार है वो नज़र नहीं आ रहे। या मिसाल के तौर पर मेरी शादी हो रही है, ठीक है, और मैं जो है अपनी खुशी का इजहार जो है बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल नॉर्मल हूँ और इस तरह से बिहेव कर रहा हूँ जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है या कुछ भी नहीं हुआ है, ठीक है। तो इस तरह की जो कंडीशन आपको जब मिले अब नॉर्मल लोगों में, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम ब्लंटेड इफेक्ट कहेंगे। मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं, सर क्या आपका रिश्ता फूफो के नहीं नहीं नहीं, फूफो के घर से तो बिल्कुल नहीं हुआ है, बस अल्लाह करे कि कहीं भी हो जाए लेकिन हो जाए। ये अरमान है कि कहीं भी हो जाए लेकिन हो जाए। आमीन आमीन। तो इस तरह की जो सिचुएशन होती है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम ब्लंटेड इफेक्ट कहते हैं। सहर वसीम जो है ये बहुत ज़्यादा हंस रही है, एंजॉय कर रही है लेक्चर को। तो इसको हम क्या कहते हैं, ब्लंटेड इफेक्ट कहते हैं। इसकी समझ आ गई आप स्टूडेंट्स को? जी सर, समझ आ गया, बातें ही ऐसे की कर रहे हैं। अच्छा जी, सही है। फ्लेट इफेक्ट। अब आ जाते हैं फ्लेट इफेक्ट की तरफ। देखिए ब्लंटेड इफेक्ट और फ्लेट इफेक्ट में बहुत ही कम जो है डिफरेंस है, इसको आप थोड़ा समझे। ब्लंटेड इफेक्ट में तो मैंने आपको कहा कि एक सिचुएशन जो है वो काज हुई होगी, लेकिन उस सिचुएशन से रिलेटेड जो जज्बात होने चाहिए, जो इमोशन होने चाहिए, वो आपको उस पेशेंट के जो फेस है उस पर आपको नज़र नहीं आ रहे होंगे। मिसाल के तौर पर एक पेशेंट है, उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, लेकिन बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होने के बावजूद उस दर्द के जो अलामात है, ठीक है, वो आपको उसके फेस पर जो है वो नहीं देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इसको भी आप ब्लंटेड इफेक्ट कह सकते हैं, ठीक है। या अगर मिलेंगे भी तो बहुत कम आपको मिलेंगे, मतलब दर्द उनको बहुत ज़्यादा हो रहा होगा और वो आपको कहेंगे कि नहीं दर्द नहीं हो रहा, लेकिन कम कम हो रहा है। तो इसको हम क्या कहेंगे, ब्लंटेड इफेक्ट कहेंगे। फ्लेट इफेक्ट से मुराद ये है कि एब्सेंस और नियर एब्सेंस ऑफ इमोशनल रिएक्शन। एक बंदा जो है उसका मिसाल के तौर पर डॉगी जो है वो मर गया, ठीक है, उनका जो उन्होंने जो पाला हुआ था डॉगी या जो कीट है, ठीक है, बिल्ली है, उसने पाली हुई थी, तो उससे वो बहुत ज़्यादा प्यार करता था, लेकिन वो मर गई है बेचारी, ठीक है। तो मरने के बावजूद वो उसके लिए कोई अफसोस या कोई गम जो है दुख वो अपियर नहीं कर रहा, उसका इजहार नहीं कर रहा, ठीक है, बिल्कुल
वो इस तरह से बिहेव कर रहा है जैसे कुछ भी ना हुआ हो। तो इस तरह की जो सिचुएशन होती है जिसमें जो सिचुएशन के मुताबिक जो जज्बात होते हैं, ठीक है, तो वो नहीं आते और बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कुछ भी ना हुआ हो, तो इसको हम फिर क्या कहेंगे, फ्लैट इफेक्ट कहेंगे, ठीक है। इसके बाद हमारे साथ जो अगली टर्म है इसको हम क्या कहेंगे, एपैथी कहेंगे। एपैथी से मुराद डल इमोशनल टोन। डल इमोशनल टोन से मुराद ये है कि जो भी होता है चाहे अच्छा हो या बुरा हो, तो वो नॉर्मली रिस्पॉन्स कर रहा होता है, मतलब नॉर्मल से थोड़ा कम कर रहा होता है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम एपैथी कहेंगे, ठीक है, एपैथी। इसमें एमसीक्यूज अगर, जी जी, एपैथी मतलब बहुत ज्यादा नर्म दिल हो जाना, डल जैसे इमोशनल सिंपैथी हो टोन, गई। नहीं देखिए, मुख्तलिफ सिचुएशन में इस, एपैथी कहते हैं बेहिसी को, एपैथी बेहिसी। हाँ जी, क्या? डल इमोशनल टोन मतलब उस, बेहिसी एहसास का होने का ऑपोजिट होता है बेहिसी, एपैथी बेहिसी। हाँ जी, ए का मैंने पहले भी आपको बताया कि ए जहाँ पर भी आ जाए, ए या एन, तो इसका मतलब है नो या डिफ़िकल्टी, ठीक है। तो एपैथी से मुराद ये है कि उसकी एक उस पेशेंट के इर्द गिर्द जो भी हो रहा होता है, तो उसका जो है उस पर कोई असर नहीं पड़ रहा होता है और बिल्कुल वो ऐसे बिहेव कर रहा होता है जैसे कुछ भी ना हो रहा हो, तो इसको हम एपैथी कहेंगे, ठीक है। देखिए मेरे स्टूडेंट्स माशाल्लाह कितने काबिल है, हर चीज़ आप सर स्टूडेंट्स को, एक क्वेश्चन है, सॉरी मैं आपको टोक रही हूँ, बट अगर एपीटी में हम कहते हैं कि इमोशनल टोन जो है वो बेहिस हो जाता है, उसका कोई डल हो रिस्पॉन्स नहीं जाती है, आता, डल मतलब वो कम हो फ्लैट जाती है। इफेक्ट में भी तो वही होता है। किस चीज़ की, फ्लेट, सर वो फ्लैट इफेक्ट में भी तो कह रहे हैं कि एब्सेंस ऑफ इमोशन हो जाती है, इमोशनल नहीं टोन में। नहीं, उसमें बिल्कुल इमोशन जो है, इमोशनल रिएक्शन बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं, वो बिल्कुल आपको रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहे होते, तो इसको हम फ्लेट इफेक्ट कहेंगे, ठीक है। फ्लेट इफेक्ट में बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। जबकि एपैथी में होते हैं लेकिन बहुत कम होते हैं, बहुत ही कम होते हैं, तो इसको हम एपैथी कहेंगे। देखिए अगर आप, हाँ जी बिल्कुल, फ्लेट इफेक्ट में देखिए एब्सेंस या नियर एब्सेंस ना होने के बराबर होता है, ठीक है, जबकि एपैथी में डल इमोशनल टोन होती है। इस पर ये जो है आसान भी है, लेकिन फिर भी अगर इस डिफिनीशंस को आप जो है अच्छी तरीके से याद कर ले तो आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी। बाकी ये सिंपल है। इनअप्रोप्रिएट लफ्ज़ी मानी आप इसका अगर देखें, इनअप्रोप्रिएट से मुराद मतलब जो कि हालात के मुताबिक ना हो, नामुनासिब हो, तो नामुनासिब से मुराद ये है कि खुशी के हालात में आप जो है रोना शुरू कर दे, तो इसको हम इनअप्रोप्रिएट इमोशन इफेक्ट कहेंगे। ब्लंटेड इफेक्ट मतलब जो इमोशनल रिएक्शंस होते हैं वो इंतहाई कम हो जाते हैं, ठीक है। बाज़ सिचुएशन में जो है रिस्पॉन्स देते हैं पेशेंट, इमोशनल रिस्पॉन्स जो है वो देते हैं या इमोशनल रिएक्शन जो है वो देते हैं, तो वो ब्लंटेड इफेक्ट में होता है। और फ्लैट इफेक्ट में बिल्कुल ना होने के बराबर होता है या एब्सेंस होते हैं इमोशनल रिएक्शंस, तो इसको फ्लैट इफेक्ट कहेंगे। और एपैथी में डल होते हैं, मतलब बिल्कुल डल होते हैं, ठीक है, मतलब ना होने के बराबर। मतलब आपको डल का जो मतलब है, अब आप उससे आप उसको देख ले तो फिर मुझे भी बता दीजिए कि डल किसे कहते हैं। हाँ जी बिल्कुल, माइनर हो जाते हैं, बिल्कुल मध्यम, कम, मध्यम। मध्यम हो जाते हैं। अब आ जाते हैं डीपर्सनलाइजेशन की तरफ। डीपर्सनलाइजेशन किसे कहते हैं, फीलिंग ऑफ स्ट्रेंजनेस फ्रॉम वन सेल्फ कॉमन, ठीक है। डीपर्सनलाइजेशन से मुराद ये है कि आपके पास जो है, एक आपके पेशेंट के पास जो है उसके फैमिली मेम्बर्स है, और अचानक से वो अपने फैमिली मेम्बर्स को जानने से इनकार कर लेता है और इस तरह से उनके साथ बिहेव कर रहा होता है जैसे कि वो उनको ना जानते हो, तो इसको हम क्या कहेंगे, डीपर्सनलाइजेशन कहेंगे। फीलिंग ऑफ स्ट्रेंजनेस फ्रॉम वन सेल्फ कॉमन, ठीक है, मतलब आपके जो अपने हैं तो उनके साथ आप इस तरह से बर्ताव करना शुरू कर लेते हैं जैसे कि आप उनको ना जानते हो, जैसे कि वो आपके लिए स्ट्रेंजर्स हो, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, डीपर्सनलाइजेशन कहेंगे।
डीरियलाइजेशन किसे कहते हैं? डीरियलाइजेशन से मुराद फीलिंग ऑफ स्ट्रेंजनेस टूवर्ड इन्वायरमेंट। आप के पास जो पेशेंट है वो अपने वार्ड में जो है पड़ा हुआ है, वहाँ पर एडमिट हुआ है और अचानक से वो इस तरह से बर्ताव करने लगते हैं, आपको ये कहते हैं कि ये कौन सी जगह है, ठीक है, मैं यहाँ पर कब से हूँ और क्यों हूँ, ये कौन सी जगह है, बार बार इस तरह के सवालात आपसे करते हैं। मतलब उस इन्वायरमेंट को जानने से, उसको पहचानने से इनकार कर लेते हैं और इस तरह से बिहेव करते हैं जैसे कि वो इससे पहले यहाँ पर मौजूद ना हो, पहली दफ़ा यहाँ पर आए हुए हो हॉस्पिटल वार्ड में। तो इसको हम क्या कहेंगे? डीरियलाइजेशन कहेंगे, ठीक है। मतलब उस लोकेशन को जानने से इनकार करना शुरू कर लेते हैं। इसके बाद एग्नोजिया आ जाती है। एग्नोजिया किसे कहते हैं? डायमेंशिया की तरह। बिल्कुल, डायमेंशिया में तो लॉस ऑफ मेमोरी होती है, ठीक है। वो तो हमारे साथ एक मेमोरी डिसऑर्डर है जिसमें लोगों से जो है मुख्तलिफ इवेंट्स, उनकी जो मेमोरी है, ठीक है, वो याददाश्त जो है वो खो बैठते हैं या खोने लगते हैं। एग्नोजिया किसे कहते हैं? लेक ऑफ सेंसरी स्टिमुलाई इंटीग्रेशन। मिसाल के तौर पर आप एक पेशेंट को जो है पिंच करते हैं, मतलब उनको जो है क्या कहते हैं, करते हैं, पिंच करते हैं, ठीक है, लेकिन वो जो है उसको महसूस नहीं कर पा रहे या उसको जो है अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे, तो इसको हम क्या कहेंगे? एग्नोजिया कहेंगे। या आप एक पेशेंट को जो है टच कर रहे हैं और वो आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, मतलब आपकी तरफ नहीं देख रहा या आपसे उस हाथ को जो है हटा नहीं रहा जिसको आप टच कर रहे हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे? लेक ऑफ सेंसरी स्टिमुलाई इंटीग्रेशन। मतलब वो उस चीज़ को महसूस नहीं कर पा रहे जिसकी वजह से उनको उसके बारे में पता ही नहीं होता, तो इस कंडीशन को एग्नोजिया कहेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ इफेक्ट। इफेक्ट के जो एग्जाम्पल है जैसे कि सैडनेस हो गई, फियर हो गया, जॉय हो गई, एंगर, ये हमारे साथ क्या है? इफेक्ट्स के एग्जाम्पल है, ठीक है। मज़ीद आगे बढ़ते हैं। मोटर एक्टिविटीज़। मोटर एक्टिविटीज़ से मुराद हम जो हरकत करते हैं, ठीक है, फिजिकल जो एक्टिविटीज़ करते हैं, इसको मोटर एक्टिविटीज़ कहते हैं। तो मोटर एक्टिविटीज़ मेंटल इलनेस की वजह से हमारे हरकत में जो खराबी आती है, डिस्टर्बेंस आती है, नॉर्मलिटी आती है, उसके बारे में अब हम बात करेंगे। तो इसमें हमारे साथ इकोप्रेक्सिया, इको के बारे में मैंने आपको कहा था कि एक चीज़ का बार बार होना, इसको हम इको कहेंगे। तो इमिटेशन ऑफ पोस्चर्स ऑफ अदर, दूसरों लोगों की जो नखरे हम करते हैं, ठीक है, दूसरे लोगों को जब हम कॉपी करते हैं, अगर वो एक हाथ को उठाते हैं तो वो पेशेंट भी जो है एक हाथ को उठा लेता है। अगर वो नर्स जो है इधर उधर देख रही है तो वो पेशेंट भी जो है इधर उधर देखना शुरू कर देता है। मतलब जो पेशेंट है वो अपने नर्स की या उसके साथ जो बैठे होते हैं उनकी नकल उतारना शुरू करे, तो इसको हम क्या कहेंगे? इकोप्रेक्सिया कहेंगे, ठीक है। नकल उतारना मतलब इकोप्रेक्सिया, सही है। वेक्सी फ्लेक्सिबिलिटी। वेक्सी फ्लेक्सिबिलिटी किसे कहते हैं? मेंटेनिंग पोजीशन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। मिसाल के तौर पर एक पेशेंट है, ठीक है, उसको आप कहे कि खड़े हो जाए और फिर आप उनको कहे कि बैठ जाए, लेकिन वो बैठने के बजाय एक ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए वो फिर उसी तरह से खड़ा रहे, ठीक है, ना हिले ना डुले और बिल्कुल एक ही जगह पर जो है बिल्कुल खड़ा रहे, स्टिक रहे, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे? वेक्सी फ्लेक्सिबिलिटी कहेंगे, ठीक है। या आप एक पेशेंट को कहें कि काइंडली अपना हाथ थोड़ा सा ऊपर करे, थोड़ा सा ऊपर उठाए और फिर आप उनको कहें कि आप नीचे करें, लेकिन वो नीचे करने के बजाय उसको उसने जो है अपने हाथ को ऊपर ही रखा हुआ हो ज़्यादा टाइम के लिए, तो इसको हम वेक्सी फ्लेक्सिबिलिटी कहेंगे, ठीक है। एटेक्सिया। एटेक्सिया किसे कहते हैं? एटेक्सिया से मुराद लॉस ऑफ बैलेंस। ऐसे पेशेंट होते हैं जब उनको मेंटल डिसऑर्डर हो जाती है तो वो फिर अपना तवाज़ुन जो है वो खो बैठते हैं और फिर वो अपने आप को बैलेंस नहीं कर पाते, तो इस कंडीशन को हम एटेक्सिया कहते हैं। एकथीजिया किसे कहते हैं? एकथीजिया मीन एक्सट्रीम रेस्टलेसनेस, इंतहाई बेचैनगी। डिस्टोनिया। डिस्टोनिया के किसे कहते हैं? डिस्टोनिया मीन अनकोऑर्डिनेटेड स्पास्टिक मूवमेंट ऑफ द बॉडी। मतलब बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट में जो है स्पाजम हो जाती है, मतलब इनवॉलेंट्री हमारे जो मसल्स होते हैं वो कंट्रैक्ट हो जाते हैं। कंट्रैक्ट होने की वजह से हमारे बॉडी पार्ट जो है वो फिर इनवॉलेंट्री क्या करते हैं? मूवमेंट करती है, ठीक है। तो इस कंडीशन को हम डिस्टोनिया कहते हैं।
इसके अलावा टर्डिव डिस्काइनेजिया किसे कहते हैं? टर्डिव डिस्काइनेजिया इनवॉलेंट्री ट्विचिंग और मसल मूवमेंट। इनवॉलेंट्री मतलब हमारे डिज़ायर के बगैर, हमारे विश के बगैर हमारे बॉडी के पार्ट जो है वो मूवमेंट शुरू कर देती है, ठीक है, और उसमें स्पाज्म होना शुरू हो जाए तो इसको हम टर्डिव डिस्काइनेजिया कहेंगे, ठीक है। एप्रेक्सिया किसे कहते हैं? इनवॉलेंट्री अनपर्पसफुल मूवमेंट, बगैर किसी मकसद के हम हमारे बॉडी पार्ट जो है खुद ब खुद मूव करे तो इसको हम एप्रेक्सिया कहेंगे, ठीक है। इनवॉलेंट्री अनपर्पसफुल मूवमेंट इज कॉल्ड एप्रेक्सिया, बगैर किसी मकसद के हमारे बॉडी के पार्ट जो है वो खुद ब खुद मूवमेंट करना शुरू करे तो इसको हम एप्रेक्सिया कहेंगे। इसमें से जो है इकोप्रेक्सिया के आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा एटेक्सिया हो गई या वेक्सी फ्लेक्सिबिलिटी, इसके चांसेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और इसके अलावा टर्डिव डिस्काइनेजिया या डिस्टोनिया, इसमें इन दोनों में एक आ सकता है, चांसेस इसके ज़्यादा है। मतलब यह है कि इन स्लाइड्स को आप लोगों ने अच्छी तरीके से याद कर लेने हैं, इससे ख़ास तौर पर एमसीक्यूज़ आएंगे, अगर बाकी जगह से आए या ना आए लेकिन इन पॉइंट से एमसीक्यूज़ ज़रूर आएंगे। डिस्टर्बेंस इन मेमोरी, अब हम बात करेंगे मेमोरी में जब डिस्टर्बेंस आती है मेंटल इलनेस की वजह से तो वो क्या है। इसमें पहले नंबर पर हमारे साथ कन्फबुलेशन है। कन्फबुलेशन किसे कहते हैं? कन्फबुलेशन से मुराद फिलिंग ऑफ मेमोरी कीप्स। मेमोरी कीप्स किसे कहते हैं? मेमोरी कीप्स से मुराद ये है कि आपको कुछ वाक़यात ऐसे होते हैं कि हमें वो याद रहते हैं लेकिन दरमियान दरमियान में हमसे वो भूले हुए होते हैं, हम उसको भूल चुके होते हैं। तो कन्फबुलेशन से मुराद ये है कि ये वो कंडीशन होती है जिसमें हमें कुछ वाक़यात तो याद होते हैं लेकिन दरमियान दरमियान से वो हमसे जो है भूल गए हुए हो, तो इसको हम कन्फबुलेशन कहेंगे। जबकि एमनीजिया से मुराद ये है कि मेमोरी लॉस, मेमोरी का लॉस हो जाना, ठीक है, मतलब हमसे चीज़ें भूल जाना, इसको हम एमनेजिया कहेंगे। इसके हमारे साथ फिर टाइप्स है जिसमें हमारे साथ रेट्रोग्रेड एमनीजिया। रेट्रोग्रेड एमनीजिया से मुराद ये है कि 2 साल पहले कोई वाक़या हुआ हो, ठीक है, और वो 2 साल पहले का वाक़या जो है आप उसको भूल जाए तो इसको हम रेट्रोग्रेड एमनीजिया कहेंगे। इसके अलावा एंट्रोग्रेड एमनीजिया से मुराद ये है कि इमीडिएट पास, मतलब 1 हफ्ते पहले या 2-3 दिन पहले जो है आप एक हॉस्पिटल आपने विजिट किया था या आप अपने फैमिली के साथ जो है रेस्टोरेंट गए थे, लेकिन अचानक से आपसे जो है वो बात जो है भूल जाती है, ठीक है, आप उसको भूल जाते हैं और वो फिर आपको याद नहीं रहती, तो इसको फिर हम क्या कहेंगे? एंट्रोग्रेड एमनीजिया कहेंगे, ठीक है। जबकि एनोमिया से मुराद यह है कि लेक ऑफ मेमोरी ऑफ आइटम। लेक ऑफ मेमोरी ऑफ आइटम मतलब आपके मेमोरी के जो मुख्तलिफ आइटम्स है, ठीक है, मतलब मुख्तलिफ किस्से वगैरह है वो आप उसको भूल जाए तो इसको हम एनोमिया कहेंगे, ठीक है, एनोमिया। तो इससे एमसीक्यूज आ सकता है, इसको भी काइंडली अच्छी तरीके से फिर याद कर लीजिए। इसमें कोई क्वेश्चन है सर किसी? रेट्रोग्रेड एक दफा रेट्रोग्रेड से मुराद ये है, रेट्रो रेट्रोग्रेड से मुराद ये है कि दूर के जो हमारे मेमोरीज होते हैं, ठीक है, मिसाल के तौर पर 1 साल पहले आपके फ्रेंड की शादी हुई थी या आपकी फैमिली में किसी की शादी हुई थी, तो उस शादी में किस तरह का फंक्शन था, ठीक है, उसमें क्या क्या जो है लोगों को मतलब लोगों ने पहना था या खाने में क्या था, ठीक है, वो बातें आप भूल जाए तो मतलब ऐसे मेमोरीज जो जो कि जिस पर बहुत ज़्यादा टाइम गुजरा हुआ हो, तो पास्ट के जो मेमोरीज होते हैं मतलब 2 साल पहले, 1 साल पहले, ठीक है, या 3 साल पहले क्या हुआ था वो बातें आप जब भूल जाते हैं तो इसको एमनीजिया कहेंगे, रेट्रोग्रेड एमनीजिया कहेंगे। एंट्रोग्रेड एमनीजिया से मुराद ये है कि 2 हफ्ते पहले आप रेस्टोरेंट गई थी अपनी फैमिली के साथ या 3 दिन पहले जो है आप जो है रेस्टोरेंट गई थी अपनी फैमिली के साथ, लेकिन आप जो है 3 दिन पहले का जो वाक़या है वो आपके जहन से निकल जाए, आप उसको मुकम्मल तौर पर ऐसे भूल जाए जैसे कि हम कहीं गए ही ना हो 3 दिन पहले, तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम रेट्रोग्रेड एमनीजिया कहेंगे। मतलब करीब के जो मेमोरी होते हैं जो कि रिसेंटली आपने कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ किए हो, ठीक है, जो कि नॉर्मली हमें याद रहती है, ठीक है,
मतलब 2 दिन पहले हमने क्या खाया था, या 1 हफ्ते पहले हम कहाँ गए थे, ठीक है। तो ये तो सबको पता होता है, ठीक है। तो इसको हम एंट्रोग्रेट एमनीजिया कहेंगे, जबकि एनोमिया में से मुराद ये है कि कुछ स्टोरीज होते हैं, उसके कुछ पार्ट आप उसको आप भूल जाए, तो इसको एनोमिया हम कहेंगे। अ, क्या कह रही है पाकीज़ा, कहती है रिट्रोग्रेड लॉन्ग टाइम, इंट्रोग्रेड शॉर्ट टाइम, बिल्कुल ज़बरदस्त। इसी तरह से काइंडली मुझे सपोर्ट किया करे, और जो मेरे एग्ज़ाम्पल है उसको जो है मेरे लिए भी आसान किया करे और अपने फ्रेंड्स के लिए भी आसान किया करे, तो मुझे जो है बहुत खुशी होती है कि मेरे स्टूडेंट जो है वो सपोर्ट करते हैं मुझे। अब उसकी समरी है, हमने स्टार्ट से लेकर अब तक जितना भी। जी जी। सर अनोमिया हुआ है कि आप कुछ चीज़ों के नाम भूल जाते हो, हाँ, आइटम्स, डिफरेंट हाँ जी, चीज़ें बिल्कुल होती बिल्कुल, हैं। डिफरेंट चीज़ों के आइटम जो होते हैं, मतलब उसके नाम भूल जाए तो इसको हम एनोमिया कहेंगे। ज़बरदस्त, थैंक यू। अब तक जितने भी टॉपिक्स हमने पढ़े थे, तो उसकी समरी है, मेंटल हेल्थ किसे कहते हैं, इज़ अ बैलेंस इन पर्सन इंटरनल लाइफ एंड एडाप्टेशन टू रियलिटी, ठीक है। मेंटल इलनेस किसे कहते हैं, वही डिफिनीशन है, इसके जो फैक्टर वगैरह है उसके हवाले से आपको बताया गया है। साइकेट्रिक नर्सिंग क्या है, कोर ऑफ साइकेट्रिक नर्सिंग, साइकेट्रिक नर्सिंग की बुनियाद क्या है, इसमें हम इंटरपर्सनल प्रोसेसेस को मेंटेन रखने की कोशिश करते हैं, जो ह्यूमन टू ह्यूमन रिलेशनशिप है उसको मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, और इसी तरह से जितनी भी इलनेसेस होती हैं मेंटल की, तो उसको हम क्या करते हैं, ठीक करने की कोशिश करते हैं। इसी तरह से कम्युनिटी मेंटल हेल्थ सर्विसेज के हवाले से मैंने आपको बताया था कि क्यूरेटिव जो सर्विसेज है उसमें हमारे साथ हॉस्पिटल एंड कम्युनिटी केयर आती है। एमसीक्यूज के हवाले से ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्यूरेटिव सर्विसेज में आपके पास हॉस्पिटल एंड कम्युनिटी केयर आएगी, जबकि प्रिवेंटिव सर्विसेज में आपके पास चर्च या मोस्क आ जाता है, मतलब मस्जिद हो जाता है, मस्जिद है, ठीक है, फैमिली आ जाती है।